हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है हिंदी नवजागरण। अब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारतीय नवजागरण के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसमें हमने जो है फिर देखा कि कैसे स्वाधीनता आंदोलन हुए और उसकी पृष्ठभूमि जो थी वो हमने पढ़ी पूरी की पूरी, ठीक है। और आपको पता चला, क्योंकि देखो हमारे दिमाग में क्या चीज़ थी, यही चीज़ थी कि अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया और उस अत्याचार से हमारे अंदर एक नव जागरण की भावना पैदा हुई, ठीक है। एक ऊर्जा हमारे भीतर, एक क्रांति हमारे भीतर जो है वो पैदा हुई और फिर जाके ये सारा का सारा हुआ और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन ऐसा नहीं था। हमने देखा कि किस तरीके से अंदर ही अंदर, मतलब अगर आंतरिक तौर से देखा जाए तो किस तरीके से साहित्यकार, कवि, लेखक, किस तरीके से उन्होंने जो है अंदर एक जो है क्रांति पैदा की, लोगों के भीतर क्रांति पैदा की, जिसके कारण जो है हमें स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त हुई, ठीक है। तो हमने देखा और सबसे मेन कारण इसका क्या बताया गया? सबसे मेन कारण इस नवजागरण का यही बताया गया कि जो 1800 जो है 1857 में जो क्रांति आई थी कारतूस वाली, उस मंगल पांडे जिसमें थे, तो वो क्रांति के बाद ही लोगों के भीतर एक ऐसी जो है, मैं कहूँगी कि आक्रोश पैदा हो गया कि उन्हें लगा कि हमें जो है अब इस क्रांति को जो है और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और जो उनके द्वारा किए गए अत्याचार है अब हम इसे और सहन नहीं करेंगे। तो वो अपनी जो नीति लेकर आ रखे थे, उस नीति को खत्म करने के लिए इन्होंने ये क्रांति को शुरू किया। और इनमें बहुत सारे जो है अलग अलग एक्ट हुए, जैसे मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट हो गया, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे के सारे धीरे धीरे करके उसमें होते ही चले गए। और रामविलास शर्मा ने बहुत कुछ कहा, जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय नवजागरण का जो संबंध है वो सामान्य राजा राम मोहन रॉय से है। तो क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी काम किया था इस संबंध में कि किस तरीके से लोगों को जो है जागृत किया जाए और लोगों को बाहरी तौर से ही नहीं बल्कि आंतरिक तौर से भी लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा किया जाए कि वो अब इन चीज़ों को और सहन ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और हमने देखा था कि कैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1916 में खिलाफत आंदोलन हुआ, 1917 में चंपावत आंदोलन हुआ। तो इस तरीके से करते करते कई सारे आंदोलन आए और उसके बाद में अंत में जाकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब ये तो बात हुई भारतीय नवजागरण की कि भारत में किस तरीके से नवजागरण हुआ और उसने किस तरीके से लोगों के भीतर एक ऊर्जा, एक क्रांति पैदा की। अब बात करते हैं हम हिंदी नवजागरण की। तो हिंदी नवजागरण में जो है किस तरीके से हिंदी के अंदर, मतलब साहित्य, जो हमारा साहित्य है, हिंदी है, उसमें किस तरीके की क्रांति का काम किया और लोगों के भीतर क्रांति पैदा हुई, वो सारा का सारा आज हम पढ़ने वाले। तो मेनली सारा का सारा इसमें जो है यही है कि साहित्यकारों ने किस तरीके से अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के भीतर एक आक्रोश पैदा किया, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, आपको पता है कि हमारी इकाई जो है वो 4 चल रही है, इकाई 4 चल रही है और भाग जो है वो हमारा दूसरा भाग चल रहा है, ठीक है। तो दूसरे भाग में हम लोग चल रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि कर रहे हैं। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में सारे जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो इनमें सभी भी पूरी एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी घंटे लग जाएंगे। लेकिन हम इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब ये सारे टॉपिक क्या है, मैंने कहा कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी होगी तो आपको सेकेंड क्लास समझ में नहीं आएगी, सेकंड नहीं देखी होगी तो थर्ड नहीं समझ में आएगी। इसलिए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल सीरीज वाइज देखना है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब पहले आगे चलते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि
आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टा अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है कि एनडीए की जितनी भी जो भी न्यू इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी अपडेट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आप ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहे तो फिलर फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलर फॉर्म प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर फिलर फॉर्म एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, 5000 एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जहां से बेनिफिट हो सकता है आपको वो पूरा का पूरा उठाना है। 100% ऑफ है ये, तो आप लोगों को देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि मैं बात करती हूँ क्विज़ की, कि क्विज़ चल रहे हैं, तो रोज़ रेगुलर अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ मैं हिंदी साहित्य की, तो मैं 5 बजे आप लोगों को क्विज़ को अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग 5 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे तक आप लोग जो है उस क्विज को दे सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत टाइम है क्विज करने का, और जो भी क्विज फास्ट करेगा, मतलब जो जल्दी क्विज करेगा, उसको हमारी तरफ से जो है गिफ्ट जो है वो दिया जाएगा। आई थिंक अभी तो फर्स्ट पेपर का प्रेफर किया गया है और जल्दी ही सेकंड पेपर का भी प्रेफर किया जाएगा। तो फिलहाल ये है कि जो है आप जो ये फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, क्विज होता है 9:50 पे, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और मेरे क्विज भी अटेम्प्ट कीजिए। आगे जाके आपको इसमें बहुत बेनिफिट होने चाहिए, और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन कैसे भी करके लेनी है। जो फर्स्ट 3 होंगे सिर्फ प्राइज उनको दिए जाएंगे। तो अभी का अगर मैं शेड्यूल बताऊं तो उस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट पेपर है, मतलब फर्स्ट पेपर की जो क्विज हो रही है, उसमें जो फर्स्ट विनर होगा उसे जो है फर्स्ट पेपर की बुक दी जाएगी और सेकंड पेपर की बुक दी जाएगी, साथ में सॉल्व पेपर भी दिया जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट विनर जो भी होगा उसे दिया जाएगा हमारी तरफ से, हम एड्रेस लेंगे और उसके घर तक पहुंचाएंगे उसको, आपको लेने आना नहीं पड़ेगा। आजकल सारा ऑनलाइन जमाना है, तो बिल्कुल ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए फ्री में सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो पूरा फायदा उठाइए। अभी सिर्फ फर्स्ट पेपर का किया जा रहा है और जल्दी सेकेंड पेपर का भी किया जाएगा, और जो सेकंड आएगा उसे हम लोग फर्स्ट पेपर की बुक देंगे। ठीक है, और जो थर्ड आएगा उसके लिए भी प्राइस रखा गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को ही गिफ्ट दिए जाएंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ही गेन करें। ओके, तो ऑल द बेस्ट मेरे सभी स्टूडेंट्स को, और आई नो कि सभी के सभी बहुत मेहनत करेंगे। लाइक मुस्कान, पिंकी, आप सभी के सभी और मेहनत कीजिए, ज्योति, ठीक है, और बॉयज़ में RS हो गए, जो भी सारे के सारे, और जितने भी मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे भी जो है कीजिए, ताकि जब भी आपको टाइम मिलता है क्विज के लिए आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं अपने विनर का नाम अनाउंस कर रही हूँ। जो पिछली क्विज में जो है फर्स्ट आई हैं उनका नाम है प्रियंका। तो कंग्रेचुलेशन प्रियंका, आपको आपके कॉइन्स आपको सामने स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। तो बहुत अच्छा, वेल डन। ऐसे ही इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आप फर्स्ट विनर है, और इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो जरूर आपको जो है प्राइजेस दिए जाएंगे। सेकंड विनर जो है संध्या है, और संध्या कंग्रेचुलेशन। थर्ड विनर हमारा शुभांकर है। तो देखिए लड़के भी भाई कम नहीं हैं, लड़कियां जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं लड़के भी कम नहीं है, लड़के भी बाजी मार रहे हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि सारे के सारे लड़के ही बाजी मार ले। अब लड़कियों ने तो देखो हर बार ही बाजी मारी है, पहले तो बार बार लड़कियां ही मार रही थी, और अब तो देखो थर्ड पोजीशन में लड़के भी आ गए हैं। सो इसलिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और आपके पास यही चांस है अपने आप को प्रूव करने का कि यू कैन डू इट। ओके, सो वी वांट JRF। तो स्टूडेंट सभी को याद होना चाहिए कि आवर एम इज JRF। सो अभी आप सभी को JRF लेना ही लेना है। आगे फोर्थ पोजीशन में निधि है, निधि, प्रिया है, फिर सुनीता, मुस्कान सिंह का भी आ गया भैया नाम, रवीना, रीना, किरण। तो आप सभी जो है मेहनत कीजिए, आप लोग पहुंच सकते हैं, अभी भी टाइम है। तो अपने स्कोर को थोड़ा कीजिए, और जितना हो सके, आप लोगों को पता है -2 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इसी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि गलत क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ना करें,
सही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें, थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन अच्छी तरीके से सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, वेल डन। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये गिव वे वाला तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि गिफ्ट दिया जाएगा, तो फर्स्ट पेपर का भी डिसाइड किया गया है। अभी सिर्फ फर्स्ट पेपर वालों को ही विनर दिया जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनका प्राइज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे चलते हम उन क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को क्विज में डाले थे। तो क्योंकि क्विज में आप लोगों को आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो आंसर्स मैं आप लोगों के पास लेकर आती हूँ कि ये आंसर्स है। तो आंसर्स पढ़ लेते हैं एंड देन उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो प्रश्न है, समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के लेखक है। तो जो समीक्षा की पहली किताब थे उस आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो है विष्णु खरे। तो विष्णु खरे करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? आलोचक जो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, उन्होंने हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? पहली कहानी बोल रहे हैं कि किसको माना है? तो इसका आंसर है रानी केतकी की कहानी। याद कर लीजिए, रानी केतकी की कहानी जो है उसको प्रथम कहानी बताया गया है आलोचक जो डॉक्टर गणपति चंद्र थे उनके द्वारा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? तो देखिए, मैंने कहा हमेशा अनुक्रम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर चीज का अनुक्रम आपको पता होना चाहिए, चाहे वो उपन्यास है, चाहे कहानी है, चाहे निबंध है। तो इसका सही अनुक्रम अगर हम देखें प्रकाशन के अनुसार, तो सबसे पहले प्रकाशन हुआ था अंतिम आकांक्षा। तो अंतिम आकांक्षा सबसे पहले प्रकाशन हुआ। शेखर एक जीवनी उसके बाद प्रकाशित हुआ। दिव्या मृगनयनी जो है वो तीसरे नंबर पे प्रकाशित हुआ। तो ये तीन जो है सीरीज वाइज मैंने लगा दिए हैं, अनुक्रम में लगा दिए हैं और आपको बता दिया है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जिनका करेक्ट है बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसने बोला है कि जो इस पर आधारित नहीं है, युद्ध भूमि पे आधारित, तो इसका आंसर क्या है? कितने पाकिस्तान। जो कितने पाकिस्तान है वो उपन्यास युद्ध भूमि से जो है रिलेटेड नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निबंधकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो भाषा का जादूगर जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है शिव पूजन सहाय। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट? शिव पूजन सहाय। उन्हें क्या कहा जाता है? भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़े अच्छे निबंधकार रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम है शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है हमारा, वैष्णव पत्रिका के संपादक कौन है? जो वैष्णव पत्रिका है उसके संपादक का नाम पूछा है कि कौन है। तो इसका आंसर आएगा अंबिका दत्त व्यास। क्या आंसर है इसका? अंबिका दत्त व्यास जो है वो संपादक है किसके? वैष्णव पत्रिका के। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की पहली महिला पत्रिका मानी जाती है। तो महिला पत्रिका कौन मानी जाती है? तो इसका आंसर है बाल बोधनी। क्या आंसर है? बाल बोधनी जो पहली महिला पत्रिका जो है मानी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया? देखिए, बार बार अभी हम लोग नवजागरण की बात कर रहे हैं और इसमें बार बार राजा राम मोहन रॉय के बारे में ही आ रहा है, इसलिए उनकी डिटेल भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसी तरीके से तो हम हर एक फैक्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आप बीच पे खड़े हो और आपके पास जो है 4 डायरेक्शन है। क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपके पास 4 डायरेक्शन है। तो आपको हर प्रश्न को चारों नजरिए से सोचना है। अगर आप राजा राम मोहन रॉय में, तो आपको हर तरीके से उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको कहीं से भी प्रश्न आए तो आपको पता हो कि हाँ इसका आंसर ये है। तभी आप उस चीज में परफेक्ट हो पाओगे। अगर आपने ये सोचा है कि आपको जेआरएफ चाहिए, तो जेआरएफ के लिए तैयारी भी तो जेआरएफ वाली होनी चाहिए कि नहीं?
अगर जेआरएफ का टारगेट है तो प्लीज इस तरीके से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अगर नेट का टारगेट है तो नेट आपका थोड़ा बहुत से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नॉर्मल मार्क्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ के लिए जो है हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, उसके लिए आपकी मेहनत, आपकी जो ईमानदारी है स्टडी को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो प्रश्न है हमारा कि कौन सी पत्रिका का संपादन राजा राममोहन रॉय ने नहीं किया? तो इसका आंसर है बगवासी। जो बगवासी पत्रिका है उसका संपादन जो है वो राजा राममोहन रॉय ने नहीं किया। अब आपको इससे देखो, आपको दोनों तरीके से पढ़ना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो मिरातुल अखबार है उसका प्रकाशन राजा राममोहन रॉय ने किया है, ठीक है, उनके संपादक रहे हैं। संवाद कौमुदी है, कौमुदी के बारे में मैंने बताया था ना कल को, संवाद कौमुदी के बारे में जब मैंने आपको नवजागरण करवाया था, भारतीय नवजागरण, ठीक है। और बंगदूत का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको बताए हैं और ये तीनों के तीनों जो है आपको पता होने चाहिए कि राजा राममोहन के द्वारा संपादित किए गए हैं। तो बगवासी जो है वो इनके द्वारा संपादित नहीं है। तो इसका अब आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बगवासी। अब अगला प्रश्न है, पहला उर्दू समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो पहला उर्दू समाचार पत्र जो है वो जाए-ए-जहान नामा को माना जाता है। समझ आ गया? जाए-ए-जहान नामा को पहला उर्दू जो है समाचार पत्र माना। देखिए इसका नाम से भी थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न हिंदी की प्रथम जासूसी पत्रिका कौन सी है? जासूसी पत्रिका कौन सी है? देखिए आप लोगों ने अगर पत्रकारिता पढ़ा होगा मास्टर में, तो स्टूडेंट्स ने, कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो पत्रकारिता सब्जेक्ट भी रखते हैं। तो जिन्होंने पत्रकारिता सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उन्हें पता चल गया होगा कि क्या है। तो जासूसी पत्रिका जो है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है प्रथम कि कौन सा है, तो वो है गुप्त कथा। तो गुप्त कथा हिंदी की प्रथम जासूसी पत्रिका जो है वो थी। उसके बाद कौन सी पत्रिका का संपादन राजा राममोहन रॉय ने नहीं किया है? दोबारा से वो प्रश्न आ गया, कौन सा है भाई? बंगवासी। अब आई थिंक बार बार रिपीटेशन भी होगी तो भी तो आपको याद हो ही जाएगा। आई होप आप लोगों को अब ये प्रश्न जो है सारे के सारे, क्योंकि मैंने नहीं करवाए थे क्लास में, आई नो, बट अब मैंने सारे के सारे कवर अप करवा दिए हैं। और अब जैसे जैसे सीरीज आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको ऐड ऑन कर करके न्यू बताती रहूंगी, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा काम पड़ जाता है, इसलिए मैं जो न्यू वाले होते हैं वो अपडेट नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता है, और हालांकि 2 मिनट ही लगते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है। मैं एग्जैक्ट आपकी क्लास जो है टाइम पर लेती हूँ, इसी वजह से, ठीक है। तो पर मैं जो है नेक्स्ट डे डाल देती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो क्लियर कर रही हूँ। अब बात करते हैं एक चीज़ की कि मैंने आप लोगों को जब एमसीक्यूज करवाए थे उपन्यास के, जब मैंने आप लोगों को उपन्यास के एमसीक्यूज करवाए थे और मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, याद है किसी को? अगर याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सभी के सभी कीजिए, सभी कमेंट। मैंने ये कहा था आप लोगों को कि सभी के सभी 40 क्वेश्चंस, 40 एमसीक्यूज होने के बाद मुझे शीट सेंड करेंगे कि किसके 40 में से, आउट ऑफ 40 में से कितने मार्क्स आए हैं। एंड किसी भी स्टूडेंट ने, एंड ये बहुत शेमलेस बात है कि किसी भी स्टूडेंट ने मुझे अपनी मार्कशीट नहीं भेजी, मुझे नहीं सेंड किया कि मैम मेरे इतने में से इतने मार्क्स आए हैं, मैंने इतने कैरी किए हैं। देखिए ये शर्म करने वाली बात नहीं है। आप लोग जो है स्टडी कर रहे हैं और आप लोगों को जेआरएफ की तैयारी करनी है, और एक तरफ आप लोग जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मेहनत नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, तो ऐसा नहीं चलता है। देखिए मैं अगर आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, आप लोगों से प्यार करती हूँ, तो आप लोगों के ऊपर गुस्सा भी करने का मुझे पूरा हक है, डांटने का हक भी पूरा है कि मैं आपको डांटूं, आपको समझाऊं, ठीक है। आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको शर्माने की और इस तरीके के हेजिटेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ओपन रहना चाहिए कि मैम ने मुझे क्वेश्चन दिए और मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको क्या मिला है उस चीज़ से। आप में से किसी ने मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया,
जिन्होंने नहीं पढ़े थे उपन्यास उनका समझ में आता है, पर काफ़ी स्टूडेंट ने उपन्यास कंप्लीट कर दिए थे, तो वो तो कम से कम जो है मार्कशीट अपनी भेज सकते थे कि 40 में से उन्हें कितने करेक्ट आंसर्स आए उनके, बट नहीं, किसी भी स्टूडेंट्स ने जो है नहीं दिया। सो इस बार मैं गूगल मीट करने वाली हूँ और गूगल मीट के लिए सभी के सभी अब प्रिपेयर रहें और मुझे सभी के सभी की प्रेजेंस वहाँ पर चाहिए, ठीक है, वरना फिर अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो सभी की मुझे वहाँ पर प्रेजेंस चाहिए और गूगल मीट जो है, मैं गूगल मीट आप लोगों की संडे को करूँगी, ठीक है। तो संडे को गूगल मीट रखी जाएगी, तो संडे को सभी के सभी फ्री रहें क्योंकि मैंने गूगल मीट आप लोगों को लेनी है। अब टाइम अभी फिक्स नहीं है, बट टाइम फिक्स करके मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या टाइमिंग रहेगा और सभी के सभी प्रिपेयर रहेंगे। मैं पहले ही अनाउंस कर रही हूँ कि संडे को मैंने गूगल मीट लेनी है, ठीक है। तो जिन्होंने उपन्यास की शीट नहीं भेजी है, अब देखो संडे को गूगल मीट करती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। चलिए अब टॉपिक की ओर चलते हैं, हिंदी नवजागरण। तो हिंदी नवजागरण की मैंने काफी सारी डिटेल आपको दे दी है। अब सीधा हम लोग पढ़ते हैं, घुसते हैं हिंदी नवजागरण के अंदर। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, भारतीय समाज में बदलाव की नई चेतना, भारतीय नवजागरण ब्रिटिश सरकार के शोषण और दमनकारी जो प्रतिक्रिया है उससे उत्पन्न सांस्कृतिक टकराव का ही परिणाम थी, जिसे भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति का नाम से जाना जाता है। अब जैसे बात करें हम 1857, क्योंकि हमने पूरा का पूरा भारतीय नवजागरण के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो पीछे वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा भारतीय नवजागरण का, अब वो कनेक्टेड है किसके साथ, हिंदी नवजागरण के साथ, क्योंकि उसके बाद ही लास्ट में हमने कहां पर छोड़ा था, हमने साहित्यकारों पे इसको खत्म कर दिया था ना, भारतीय नवजागरण का टॉपिक, कि साहित्यकार जो है उन्होंने किस तरीके से किया और पूरा उसी पे छोड़ दिया था। अब हम सीधा टपक कर कहां पर आ गए हैं, यहाँ पर हिंदी नवजागरण में आ गए हैं, ठीक है। सभी अब हंसने मत लग जाना कि मैम बोल रही है टपक कर, ओके। चलिए आगे। तो बात कर रही थी कि मैं कि किस तरीके से पता चला आपको कि 1857 की क्रांति से लोगों के अंदर एक आंतरिक क्रांति पैदा हुई और जो है उन्होंने ठान लिया कि अब वो और सहन नहीं करेंगे, अत्याचारों के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे, उनका विद्रोह करेंगे, ब्रिटिशों का विद्रोह करेंगे और पत्रिका निकाली उन्होंने, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ठीक है। प्रेस जो है वो भी आ गई और बहुत कुछ, संप्रदाय जो है उसमें एकता लाने का प्रयास किया गया। तो ये सारी चीजें का मेन पर्पस क्या था, जो स्वाधीनता आंदोलन लाने का पर्पस क्या था, स्वतंत्रता, कि स्वतंत्रता चाहते थे। तो ये कब आई, 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद आई, जिसमें मंगल पांडे थे और ये कहा गया कि जो है जो उसमें वो भरा जाएगा, तो उन्हें गौ माता का जो था, जो उनके बिल्कुल खिलाफ था, तो उसकी चीज के बारे में यहाँ पर कहा गया। तो आप इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आप चाहो तो वो मूवी देख सकते हो मंगल पांडे की, तो उसमें भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि 1857 की जो क्रांति थी वो किस तरीके की थी, क्या था उसमें, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो काफी अच्छी मैं कहूँगी कि काफी अच्छी मूवी थी वो, और उसमें काफी अच्छी तरीके से बताया था कि वो किस तरीके से उनके पास आते हैं और फिर जो है उन्हें दिखाते, उन्हें बोलते कि ये काफ़ी अच्छी जो है बंदूक है और जो है उन्हें दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसका प्रयोग करें, वो सारे के सारे लोगों को मतलब फोर्स करते हैं ब्रिटिश लोग कि आप इसको जो है इस्तेमाल करो, पर एकदम से जो है अफवाह फैल जाती है कि जिसका ये प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो ये गीला गीला सा है, ये चीज़ क्या है कि गौ माता और जो सुअर है उसके मांस से जो है ये बना हुआ है। और ये सुनकर लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है, गुस्सा पैदा हो जाता है कि गौ तो हमारी माता है और हम उन्हें पूजते हैं और ये इस तरीके का काम जो है वो कर रहे हैं। तो इसके विरोध में जो मंगल पांडे हैं वो आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाने के बाद क्या होता है कि एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि 18 अप्रैल, आई थिंक 18 अप्रैल को जो है उन्हें जो है फांसी में चढ़ाया जाएगा, मतलब उनको सबके सामने जो है सज़ा
सुनाई जाती है कि उन्हें 18 अप्रैल को जो है मतलब उन्हें जो है सूली पर चढ़ाया जाएगा, और 18 अप्रैल को सूली पर चढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन 8 अप्रैल को ही उन्हें जो है उनको जो है मौत दे दी जाती है। तो इस तरीके से मतलब कि ताकि ये सारी चीज़ें वो ना फैलाए, लोगों के अंदर जो है क्रांति पैदा ना हो, इसीलिए ब्रिटिश ने उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, और जो भी उन्होंने क्रांति शुरू की होती है मंगल पांडे ने, उसे वो बिल्कुल रद्द कर देते हैं। और इस तरीके से मतलब पूरा आपको देखने को मिलता है। तो इसी क्रांति के बाद लोगों के अंदर ये पैदा होती है कि भावना कि हमें जो है इसे सहन नहीं करना है और इनके विरोध में जो है आवाज उठानी है। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह प्रमुख राजनीतिक कारण से हुआ था। देखिए राजनीतिक कारण था ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा और हड़प नीति थी। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हड़पना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भारत को ही नहीं, जब वो व्यापार की बात कर रहे थे तो व्यापार में सिर्फ भारत को ही नहीं, यूरोप को भी लूटना चाहते थे, यूरोप में भी कब्जा करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर वो भारत को जो है लालच देकर अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ वो जो है गरीब लोगों का हित कर रहे थे। उसका कारण क्या था कि गरीब लोग उनकी बात माने, उन्हें दास बनाना चाहते थे, दासता करवाना चाहते थे, गुलामी करवाना चाहते थे, अत्याचार कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। तो निषेध प्रथा शुरू हुई, हड़प्पा नीति को अपनाया उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो हुई, अंग्रेज के जो विस्तारवादी नीति थी वो भी की, जिससे ब्रिटिश भारत के गवर्नर जो जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके दिमाग की जो है ये उपज थी सारी की सारी। कंपनी के गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। मैंने कहा ना कि उन्होंने कई कठोर जो है नियम बनाए, ऐसे ऐसे नियम बनाए। आप जब इस मूवी को देखोगे मंगल पांडे की, तो आपको सारा समझ में आएगा कि किस किस तरीके के नियम उन्होंने बनाए लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, लोगों के अंदर क्रांति के जगह डर पैदा करने के लिए, और लोगों को कोई उत्साह न करे। अब देखिए कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। जब मंगल पांडे जब खड़े हुए थे और उन्होंने इनके विरोध में आवाज उठाई थी, उन्होंने लोगों को कहा कि आप आगे आइए और मेरा साथ दीजिए, तो कोई भी इंसान जो है वो आगे नहीं आया था, इस डर से कि हमारे साथ नहीं तो क्या किया जाएगा। और देखिए मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई और इस तरीके से उनके साथ किया गया। तो किस तरीके के देखिए समाज सुधारक भी थे, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे। तो यहाँ पर हिंदी नव जागरण की बात की जा रही है कि हिंदी में किस तरीके से जो है जो नव जागृति है वो पैदा हुई थी। तीसरा पॉइंट है हमारा 1857 के इस प्रथम संग्राम, जो ये प्रथम संग्राम था, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हुई थी लोगों के भीतर, यहीं से क्रांति पैदा हुई थी। जब ये 1857 की क्रांति हुई थी कि देश की स्वाधीनता के लिए भारतीय जनता के नए बदलावों की ओर अग्रसर हुई। एक नया बदलाव, एक नया नव जागृति पैदा जो है वो हुई। फोर्थ पॉइंट था इसके संघर्ष से पैदा हुई इस नवीन चेतना को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने भारतीय नव जागरण को गोमुख नाम दिया। गोमुख क्यों? गोमुख मतलब इस तरीके से शुरुआत यहां से हुई कि यहीं से सभी के सभी प्रवेश कर एक नव जागृति, एक नवीन चेतना लोगों के भीतर पैदा हुई। कब? 1857 के जो क्रांति थी उसके बाद नव जागरण की जो भावना थी, एक ऊर्जा जो थी उनके भीतर आई कि अब हमें क्रांति करनी है। वास्तव में नवजागरण सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में व्यापक परिवर्तन और सुधार की एक प्रक्रिया थी। मतलब एक तरीके से सुधार करना था, जो भी देश के अंदर हो रहा था, जो अत्याचार हो रहे थे, जो नीतियां जो ब्रिटिश जो बनाए जा रहे थे, उन सब नीतियों से हटने के लिए जरूरी था कि इस पे सुधार किया जाए, इसमें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और जो तौर से जो है परिवर्तन किया जाए। भारत में नवजागरण की चेतना जो है सर्वप्रथम बंगाल से प्रचलित हुई। अब देखिए सबसे पहली चीज कहां से? बंगाल से। अगर हम ध्यान दें तो बंगाल से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से ये बंगाल से फैलता चला गया। ठीक है, कि बंगाल से कहां कहां फैला ये जागरण। मतलब अब देखिए आप क्रांति की बात कर रहे हैं ना कि कहीं से तो डायरेक्शन से, कहीं से तो शुरू हुआ होगा। अब ये बता रहे कि बंगाल से शुरू हुआ, तो बंगाल से किस तरीके से ये कहां कहां फैला वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो कहां कहां फैला, क्योंकि इसमें से यूजीसी में से प्रश्न बनकर आ जाता है।
तो भारतीय नवजागरण की चेतना सर्वप्रथम बंगाल से प्रचलित हुई थी। देखा जाए अगर बंगाल नवजागरण में भारतीय नवजागरण में कुछ इसी तरीके की भूमिका निभाई जिस प्रकार यूरोपीय रेनेसां ने इटली में निभाई थी। यूरोपीय जो रेनेसां थे कि उन्होंने जिस तरीके से इटली में निभाई थी बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर निभाई गई। अब रेनेसां क्या है, एक नया नाम है। नया नाम क्या है, नवजागरण को ही तो रेनेसां कहा जाता है। तो एक अलग अलग नाम जैसे नवोत्थान था, ठीक है, तो और भी ज्यादा अलग अलग नाम थे, तो अलग अलग नामों की तो संज्ञा दी गई थी। रेनेसां भी उनमें से एक ही था। बात नवजागरण की जा रही है, बात क्रांति की जा रही है, और इसी तरीके से हिंदी के अंदर क्रांति किस तरीके से पैदा होती चली गई। तो ये एक शुरुआत आप लोगों को बताई जा रही है कि कैसे भारतीय नवजागरण से होते हुए वो हिंदी नवजागरण तक पहुंच रहा है। तो उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के सामने एक स्टोरी के रूप में आ रहा है। 7 पॉइंट अगर देखेंगे हम तो किंतु ऐसा अकारण ही नहीं हुआ, मतलब ऐसे बिना मतलब का इस तरीके से ही नहीं हो गया, क्योंकि वास्तव में तो ब्रिटिश शासन बुजुर्गों, अर्थतंत्रों और पश्चिम की आधुनिक संस्कृति के प्रभाव सर्वप्रथम बंगाल में महसूस किए गए और एक नवीन चेतना का प्रफुल्लित होना स्वाभाविक ही था। अब एक नई चेतना का आना तो बिल्कुल जायज सी बात थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के जो बुजुर्ग थे, शासन के जो बुजुर्ग थे, उनकी जो अर्थतंत्र था या पश्चिम की जो आधुनिक संस्कृति थी पश्चिम की, उससे भी लोग उसकी तरफ जो है मुख कर रहे थे। सर्वप्रथम बंगाल में ये सब चीजें महसूस की गई कि इस तरीके के लिए हमें आवाज उठाना जरूर। अब अगर ध्यान से देखोगे भी तो बाकी लोगों के, बाकी तरफ के भारत के अगर बाकी हम स्टेट की बात करें तो वहां के लोग इतने जागरूक नहीं थे, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े नहीं लिखे नहीं थे। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में शिक्षित लोग थे, ठीक है, उस समय भी शिक्षित लोग थे बंगाल के। तो बंगाल के लोगों को थोड़ा सा था दिमाग में कि यार ये इस तरीके, तो क्रांति का कारण जो है बंगाल के लोग काफी एक्टिव होते हैं, तो वहां के लोगों से ही क्रांति का जो है शुरुआत जो है वो आरंभ हुई। देखिए अगर मैं मैप के हिसाब से आप लोगों को बताऊं, अब मुझे देखो इतनी ड्राइंग तो मेरी परफेक्ट है नहीं है, पर फिर भी इस तरीके का कोशिश किया है मैंने भारत का नक्शा बनाने का। आई होप आपको नक्शा लग रहा होगा, कोशिश की है नक्शा बनाने की मैंने। ठीक है, तो अब इसी से इतने से समझ लीजिए, अब इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ठीक है। तो भारत का अगर हम नक्शा देखें तो जैसे कि मैंने बात किया कि बंगाल से, तो बंगाल से अगर हम बंगाल की बात करें, अगर बंगाल से जो है वो होता हुआ, बंगाल से शुरू हुआ रेनेसां, बंगाल रेनेसां भी बोल सकते हैं, बंगाल रेनेसां भी बोल सकते हैं, मतलब बंगाल का नवजागरण, बंगाल नवजागरण, बंगाल रेनेसां, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होकर कहाँ पर गया, यहाँ से शुरू होकर देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें वहां पर गया, अगर हम दक्षिण की बात करें दक्षिण में गया, अगर हम यहाँ पर देखें तो गुजरात है, गुजरात में गया, ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पंजाब में गया, ठीक है, नक्शे के अंदर ही पंजाब में गया। तो इस तरीके से जो है फैलना शुरू हुआ। अब देखिए अब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है नवजागरण की तरह मतलब क्रांति लेकर आया, तो यहाँ के लोगों के भीतर अब धीरे धीरे क्रांति पैदा हो गई, लोगों के दिलों के अंदर आ गया कि अब हमें क्रांति करनी ही करनी है, अब हम और अत्याचार और सहन नहीं करेंगे, अब हम इनके द्वारा जो है अपनी जो गौ माता की जिस तरीके से किया जा रहा है वो सब सहन नहीं करेंगे, वो हम अपमान जो है सहन नहीं करेंगे। तो धर्म के आधार पर भी देखा जाए, संप्रदाय के आधार पर भी देखा जाए, तो हर तरीके से जो लोग थे वो प्रभावित हो रहे थे इन चीजों से, और इसीलिए इस तरीके की क्रांति पूरी की पूरी इस एरिया में फैल गई। अब बाकी एरिया, उत्तर का अगर एरिया देखूं तो वो अछूता है, लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि उत्तर में भी जो है फैल गया। चलिए अब दिखाती हूं मैं आपको। 8 पॉइंट देखेंगे, उन्होंने ऐसी जागृति को जन्म दिया जिसे साधारण बांग्ला रेनेसां कहते हैं, ठीक है। तो अब उसे क्या नाम दिया गया, बांग्ला रेनेसां दिया, जिस तरीके से मैंने आपको मैप में भी बताया बांग्ला रेनेसां, क्योंकि बंगाल से जो है शुरू किया गया और वहां से पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण की साइड में जो है गए थे, और वहां पर तक जो है क्रांति जो है वो फैल गई थी नवजागरण की, ठीक है।
अब आप मान सकते हो कि हिंदी के अंदर प्रवेश हो चुका था और वहाँ के जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, वहाँ के कवि थे, अब उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी पत्रिकाओं में, अपने अखबारों में अलग अलग जगह पर उसको डालना, अंकित करना शुरू कर दिया था। मतलब उन्होंने इस तरीके की चीजें लिखना, जो हो रहा था सच में, उन चीजों को लिखना शुरू कर दिया था, चाहे उनकी जान क्यों ना चले जाए, अब वो डरना उन्होंने छोड़ दिया था। बंगाल ने रेनेसां की लहर धीरे धीरे महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में फैली, तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु में नीचे तमिलनाडु है, केरल, केरल मतलब ये पूरा दक्षिण एरिया देखिए देखने को मिल रहा है आपको, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, इन क्षेत्रों में तक पहुंच गई। समझ आ गया कौन कहां से कहां कहां। देखिए पंजाब का एरिया, मैंने ऊपर वाला पंजाब का एरिया बताया था, गुजरात का एरिया यहाँ पर था, केरला और ये हमारा जो है दक्षिण एरिया हो गया, महाराष्ट्र यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ फैल गया। अब 10th पॉइंट देखेंगे, नवजागरण कालीन दक्षिण भारतीय समाज में भी अनेक अंतर्जन चल रहे थे। मतलब अंतरधारी, मतलब अंदर ही अंदर, मैं कहूँ अंदर ही अंदर क्रांति जो है वो अपना एक रूप लेती चली जा रही थी, और अंदर ही अंदर जो अंतरधाराएं थी, अंदर ही अंदर जो है वो चल रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। एक तरफ तो अंग्रेजी विरोधी परंपरा थी कि अंग्रेज के विरोध में जो है आवाज उठाई जा रही थी, तो दूसरी ओर समाज सुधार गतिविधियां भी प्रवाहमान हो रही थी, क्योंकि जो समाज सुधारक थे वो अपने अपने तरीके से जो है समाज को सुधारने का प्रयास भी कर रहे थे, उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे, उनके अंदर एक क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे। 11th पॉइंट देखें कि दक्षिण के नवजागरण की क्रांति में तत्कालीन भारतीय समाज का व्यापक जाति व्यवस्था और रीति रिवाजों का पुनर्अवलोकन करना था। मतलब अब यहाँ पर क्या था, दक्षिण के नवजागरण के केंद्र में तत्कालीन भारतीय समाज का व्यापक जाति व्यवस्था, अब यहाँ पर जाति व्यवस्था थी, रीति रिवाज थे, उनका भी पुनर्अवलोकन करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी भारत की कि सती प्रथा जैसे, बाल विवाह और छुआछात, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, तो ये सारी की सारी चीजें जो है उस टाइम पर भारतीय हमारे नवजागरण में थी। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए जब देखा होगा कि ब्रिटिश जो है वो पाश्चात्य को लेकर आए, तो लोगों का पाश्चात्य की तरफ विमुख हुआ, तो उन्होंने उन क्रांतियों को, उन जो रीतियों थी, उन्हें रीति रिवाजों को छोड़ना धीरे धीरे शुरू कर दिया, सती प्रथा धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो ये सब चीजें जो है उन लोगों, उन चीजों का पुनर्वलोकन करवाना बहुत जरूरी था। उसके प्रति पुनर्वलोकन क्या है, नव जागरण की बात की जा रही। मैंने कहा ना, अलग अलग संज्ञा जो नाम दी गए, अलग अलग तरीके से आपको नाम सुनने के लिए मिलेगा। जब आप साहित्यकारों की भी रचनाएं देखोगे तो साहित्यकार में भी आपको कहीं पे नवोत्थान मिलेगा, कहीं पर पुनर्अवलोकन मिलेगा, कहीं पर नव जागरण मिलेगा, नहीं कहीं पर आपको रेनेसां शब्द मिलेगा। तो इस तरीके के अलग अलग आपको जो है इसके शब्द देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, बात वही है, नव जागरण की बात ही की जा रही है। आगे चलते हैं 12वें पॉइंट में, देश के अन्य भागों से उठने वाली इस लहर से हमारा उत्तर भारत भी अछूता नहीं रहा। अब क्या हुआ, मैंने कहा ना कि पहले तो बंगाल से सारी जगह फैल चुका था, ऑलमोस्ट पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण वाले एरिया में पहुंच चुका था। अब उत्तर वाला एरिया ही तो बचा था, अब उसमें भी जो है ये क्रांति पूरी तरीके से फैल गई। और इसी क्षेत्र में जो है ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अछूता नहीं रहा। और इसी क्षेत्र से उठने वाली जो नवजागरण की लहरें थी, वह नवजागरण की लहरें हिंदी नवजागरण जो है कहलाई। तो इसे क्या कहा गया, हिंदी नवजागरण कहा गया, क्योंकि अब पूरी तरीके से हर तरफ फैल चुका था, हर तरफ साहित्य जो है वो पूरी तरीके से फैल गया था, हिंदी पूरी तरीके से फैल गई थी। हिंदी में जो उनके साहित्य में जो उनके हरकतें थी, उनकी जो क्रांति थी, उनके जो अत्याचार थे, उन सबका लोगों के दूर दूर तक फैल चुका था। लोगों को पता चल गया था कि अब ये क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, किस तरीके से क्रांति जो है लेकर आनी है। तो ये सारे के सारे हिंदी का जो प्रचार प्रसार था वो पूरी तरीके से पूरे भारत में फैल गया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, हिंदी नवजागरण कहा गया। समझ आ गया? आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं 13वें पॉइंट में,
हालांकि बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में, मतलब अगर हम बंगाल देखें और महाराष्ट्र देखें, उनकी तुलना की जाए तो उत्तर भारत का यूं ही कहे कि हिंदी क्षेत्र में नवजागरण की चेतना देर तक आई। मतलब अगर हम उत्तर के बात करें, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र तक तो पहले, यहाँ पर तो पहले फैल चुका था, लेकिन उत्तर भारत में थोड़ा लेट में पहुंचा, देर में जो है वहां पर क्रांति आई थी, लास्ट में आई थी। इसके कारण क्या हो सकते हैं? दो कारण थे इसके। पहला कारण क्या था कि हिंदी क्षेत्र में कोई बंदरगाह नहीं था। मतलब अगर हम हिंदी क्षेत्रों की बात करें, मतलब उन एरियाज की बात करें जहां पर हिंदी है, आप देखोगे कि उत्तर भारत में बहुत ज्यादा जो है हिंदी है, तो वहां पर ऊपर वाला जो एरिया है वहां पर ज्यादा हिंदी ही भाषा जो है ज्यादा है। तो हिंदी क्षेत्र अगर हम देखें तो वहां पर कोई भी बंदरगाह नहीं था जिससे व्यापारिक गतिविधियों की तीव्रता से जो है पनपता हो, तीव्रता जहां पर आए दिखाई, तो वो सब चीजें वहां पर नहीं थी। तो बंदरगाह नहीं होने की वजह से जो है लोगों तक ये सब चीजें नहीं पहुंचा पा रहे थे। मिशनरियों की बात करें तो मिशनरियों की वैसी सक्रियता नहीं थी कि जैसी प्रक्रिया यहाँ के लोगों के अंदर कोई प्रेरणा पैदा कर सके। अगर मिशनरियों की बात करें तो वहां कर लोगों के अंदर इतनी क्रांति, इतना सब कुछ नहीं था। मैंने जैसा कहा आपको कि सबसे मेन चीज तो ये थी कि शिक्षित वर्ग नहीं था वहां पर, ठीक है। बंगाल का शिक्षित वर्ग था, इसलिए उनके अंदर क्रांति जल्दी पैदा हुई और धीरे धीरे फैलती गई। तो बस उत्तर में इसलिए नहीं फैल पाई कि वहां पर आप देखोगे कि कैसे ऊपर वाला एरिया, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कश्मीर के लोग हैं और जो है अलग अलग जो है लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है ऊपर वाले एरिया में, तो वहां के लोगों को इन चीजों का इतना जो है हिंदी का इतना प्रचलन नहीं है वहां पर, और इसी वजह से जो है वहां पर इसका जो है प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हो पाया था। पर बाद में देखें तो बाद में पहुंच गया। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तीखा और 1857 की जो राज्य क्रांति ये जो हुई थी, हमलावर प्रतिरोध अकेली एक घटना थी। तो ये एक अकेली ऐसी घटना थी जो 1857 की थी, जिसके कारण हिंदी क्षेत्र को बुरी तरीके से जो है अलोड़ित कर दिया। मतलब पूरा हिंदी क्षेत्र जो है इसके उसमें आ गया और यहाँ पर क्रांति जो है उसने एक नया ही जो है रूप लिया और नए रूप में लेकर जो है एक न्यू क्रांति जो है उन्होंने शुरू की। 15वां पॉइंट देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये समझने वाली चीज है, ये थ्योरेटिकल है, इसे समझा ही जा सकता है, बाकी इसका और कोई तरीका नहीं है। हिंदी नवजागरण को जो स्वरूप उभरा था, मतलब हिंदी नवजागरण का जो स्वरूप आप लोगों ने देखा, उसकी समानता व उसकी तुलना बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के नवजागरण से नहीं की जा सकती। तो उनकी तुलना यहाँ पर नहीं की जा सकती कि किस तरीके से जो है हिंदी नवजागरण यहाँ पर फैला, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से फैला। अब जहाँ पर जिस तरीके की तेजी से, तीव्रता से फैला, वहां पर जल्दी प्रचार प्रसार हो गया। अब जहाँ पे थोड़ा धीमी गति से फैला, वहां धीमी गति से चला। लोग अलग अलग है, कहीं शिक्षित है, कहीं नहीं है, तो इस तरीके से सबका अलग अलग तरीके से हुआ। अगर हम अलग अलग देखें तो हर चीज अलग अलग तरीके से जो है हुई थी। तो इसमें देखिए रामविलास शर्मा क्या कहते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि हिंदी नवजागरण मूलत जो है बुद्धिवादी है, मतलब एक बुद्धिवादी है कि हिंदी नवजागरण जो है वो शुरू हुआ बुद्धिवाद। तो बंगाल से शुरू किया गया, तो बुद्धिवादी तो था ही, रहस्यवादी भी था, बिल्कुल रहस्य भी इसके अंदर छिपा हुआ था, विरोधी रहा है, रहस्य विरोधी रहा है बिल्कुल। और उसके विरोध में इन्होंने आवाज उठाई, इस क्रांति के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई, जो नीतियां थे उनके विरोध में आवाज उठाई। तो जो अगर हम औद्योगिकरण की बात करें या आधुनिक विज्ञान की बात करें, उसके विरोध करने वाले, मतलब औद्योगिक का तो विरोध किया ही किया, बल्कि आधुनिक विज्ञान का भी विरोध किया। विचारधारा का स्रोत जो है वो गुजरात था। तो ये पूरा का पूरा गुजरात वाला जो पार्ट था, यहीं पर इसका जो है पूरी तरीके से इस विचारधारा, जो औद्योगिकरण और आधुनिक विज्ञान था, इसका पूरी तरीके से पूर्णजोर जो है विरोध किया गया। उसके बाद क्या है, सर्वविदित जो है बांग्ला नवजागरण का जो है सार तत्व बुद्धि तत्व ही था। अगर इसका पूरा का पूरा कुल मिलाकर देखें तो सार तत्व इसका बुद्धि तत्व ही था, क्योंकि बुद्धि से ही इन्होंने काम लिया, एक क्रांति लेकर आए, और एक खड़ा हुआ तो उसके पीछे 1000 खड़े हो गए। और इसी तरीके से अगर कोई नहीं आता आगे तो ये शायद ऐसा ही रह जाता और हमारा देश जो है वो भारत देश पूरा का पूरा अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता। वही हिंदू नवजागरण आरंभ से ही प्रगतिशील और साम्राज्यवादी विरोधी रहा है। अगर देखा जाए तो शुरू से ही हमारे बीच में एकता की भावना है, और उसी एकता के कारण आज हम सब एक हैं। और नवजागरण जो है वो इसी प्रगतिशील और साम्राज्यवादी जो है होने के कारण ही जो है हम जो है इसको देख पा रहे हैं।
18वां पॉइंट देखेंगे, हिंदी क्षेत्र में रूढ़िवादी। देखिए रूढ़िवादी का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें। हिंदी क्षेत्र में रूढ़िवादी और कलहवाद की जो जड़ें हैं वो सबसे ज्यादा गहरी थी। रूढ़िवादी और ये सब छोड़ने को तैयार नहीं थे, अब लोग बदलने को तैयार नहीं थे, वो उन चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, कलहवाद थे थोड़े से। तो सामंती जो समाज थी उस व्यवस्था की बात करें तो घनघोर गरीबी थी, भुखमरी थी, शिक्षित पीड़ित थे। अब देखिए गरीब लोगों को क्या चाहिए, गरीब लोगों को तो यही चाहिए कि हमें खाने के लिए रोटी मिल जाए, हमें और किसी से कुछ लेना देना नहीं, तुम क्या जो मर्जी करते रहो, लगे अगर हमें खाने के लिए रोटी मिल रही है तो हम तो उसके गुण गाएंगे। अब वही चीज यहाँ पर हो रही थी कि गरीबी इतनी थी, भुखमरी इतनी थी, शिक्षित पीड़ित इतने थे, पिछड़ापन इतना ज्यादा था कि उन्हें ब्रिटिशों की बातें माननी पड़ रही थी। वहीं अंग्रेज शासन जो है हिंदी साम्राज्य का व्याप्त जो धर्म था, घनघोर अंतर विरोधी, अलगाव, पिछड़ापन और जो पाखंड थे उसका लाभ उठा रहे थे, और इन्हीं चीजों का ये लाभ उठा रहे थे। उन्हें नौकरियों के जो है लुभावन अवसर दे रहे थे ताकि वो जो है उनकी बातों में आके अपने धर्म को परिवर्तित कर दे। ठीक है, उन्हें जो है झूठी झूठी बातें करवा रहे थे, उन्हें राशन पानी खाने के लिए चीजें दे रहे थे ताकि वो अपना धर्म परिवर्तित कर। तो एक तरीके से वो अपना लाभ उठाने के चक्कर में यहाँ पर लगे हुए थे। तो पूरे समाज को उन्होंने राष्ट्रीय भक्ति और जो पूरे समाज की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने राष्ट्रीय भक्ति और राज्य भक्ति, एक यहाँ आएगा राज्य भक्ति, ठीक है, तो राष्ट्रीय भक्ति और राज्य भक्ति जो है उसके द्वंद्व से जूझ रहा था। तो पूरा का पूरा राज्य भी और पूरा का पूरा राष्ट्र भी, मतलब पूरा राष्ट्र और स्टेट और सेंटर दोनों के दोनों जो है इस चीज से जूझ रहे थे, पिछड़ापन और ये जो अकाल। क्योंकि आपको पता है ना कि एक के बाद एक अकाल हमारे देश में पड़ता गया, एक के बाद बीमारी आई, एक के बाद जो है अत्याचार हुए, आंदोलन हुए, फिर हत्याकांड हुए, ठीक है, कई सारे जो है आंदोलन लेकर आए। तो एक के बाद झटका जो है वो लगता चला गया, और इस तरीके से हमारी जो आर्थिक स्थिति देखे तो वो बहुत ही कमजोर हो गई थी, सामाजिक स्थिति देखे तो बहुत लोग मानसिक तौर से लोग जो है बहुत कमजोर हो गए थे, ठीक है, और हर तरीके से इंसान टूट चुका था। तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि उस समय पे कितना ज्यादा उस चीज को करना चाहिए। तो एक तरीके से द्वंद्व उनके भीतर ही चलता जा रहा था। विडंबना यही थी कि विषम परिस्थितियों में बंगाल जो है गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ हिंदी क्षेत्र में कोई वैचारिक क्रांति लेकर, नवजागरण को लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर नहीं हुई है। तो इस तरीके से उनके मन में यही था कि आज तक किसी भी चीज को लेकर, क्रांति को लेकर जो है कोई भी संस्कृति या सामाजिक तौर को लेकर कोई भी वैचारिक क्रांति, नवजागरण जो है वो नहीं हुआ है, और इसीलिए अब अवसर आ गया उनके पास कि अब वो क्रांति करे और इससे जो है पूरा का पूरा जो है ठीक करे इसे। 20वां पॉइंट देखेंगे, यह कार्य हिंदी के साहित्यकारों के द्वारा ही संभव हो पाया। अब समझ में आ रहा है कि यहां तक तो सारा का सारा प्रयास ही हो रहा था कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, किस तरीके की सिचुएशन हो गई थी कि लोग इतने ज्यादा जो है मुसीबत में पड़ गए थे, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, सांस्कृतिक तौर से, हर तौर से वो जो है कमजोर पड़ गए थे, और मजबूरी हो गई थी ब्रिटिशों की बातों को मानना, उनकी नीतियों पर चलना, गुलामी दास्ता को अपनाना, उनकी नीतियों पर जो है अमल करना, ये सारी चीजें जो है जरूरी हो गई थी, और कोई भी उनके विरोध में खड़ा होने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें भी अपने जीने के लिए खाना पीना सब कुछ चाहिए था। लेकिन इस तरीके से इसको क्रांति को शुरू करने का एक नया तरीका सूझा कि तो ये तरीका क्या था, हिंदी के साहित्यकारों के द्वारा। तो साहित्यकार जो समाज सुधारक थे, देश के साहित्यकार जो थे, उन्होंने ये सोचा कि इसी तरीके से इसको संभव किया जा सकता है, क्योंकि लोग जो है अगर उन्हें शिक्षित किया जाए, विद्यालय बनाया जाए और लोगों तक जो है अपने चीजों को की जो अत्याचार अंग्रेज लोग कर रहे हैं उन चीजों को उन तक पहुंचाया जाए, तो उनके अंदर अगर क्रांति पैदा की जाए तो देश में स्वतंत्रता को लाया जा सकता है। तो यहाँ पर नामवर सिंह क्या कहते हैं, तो नामवर सिंह कहते हैं कि हिंदी प्रदेश जो पूरा का पूरा हिंदी प्रदेश है, मतलब जहां पर हिंदी का ज्यादा प्रचार प्रसार है, उन प्रदेशों की बात की है, वहां पर नव जागरण का कार्य मुख्य समय स्वयं लेखक साहित्यकारों को ही करना पड़ा, क्योंकि यह बंगाल और महाराष्ट्र की तरफ पत्थर समाज सुधारक अगुवाई करने के लिए नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर जो है बंगाल और महाराष्ट्र की तरह जो है पत्थर समाज सुधारक अगुवाई करने के लिए नहीं मिले हैं, मतलब अब तो यहाँ पूरी की पूरी क्रांति जो है वो आनी ही चाहिए, और वो जो है किसके द्वारा लेकर आए हैं, लेखक और साहित्यकारों के द्वारा आया है। भारतेंदु, अब देखिए क्या हुआ, अब ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, अब हम थर्ड जो है
यूनिट में जाने वाले हैं। मैंने कहा ना फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से कनेक्ट है, अब सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है। अब देखिए अब हम कहाँ, अब यहाँ से भारतेंदु युग शुरू हो जाएगा, फिर आप देखोगे कैसे द्विवेदी युग आ जाएगा, और द्विवेदी युग की बात करें तो उसमें हम महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसमें द्विवेदी युग चला और उसमें किस तरीके से किया। तो धीरे धीरे देखिए आप बिल्कुल पड़ाव पार करते जाएंगे। अब भारतेंदु की बात करें तो भारतेंदु इस नवजागरण के एक अवधूत के रूप में सामने आए। भारतेंदु का जो सीधा संपर्क था वो किससे था, ईश्वर विद्यासागर, केशव चंद्र सेन हो गए, बंकिम चंद्र हो गए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, इन सभी जितने भी लेखक थे साहित्यकार थे इनके साथ था, ठीक है। और इन्हीं के साथ इन्होंने जो है संपर्क करके पूरी तरीके से क्रांति को लेकर आए और जो है पूरे देश में हिंदी का जो नवजागरण था वो शुरू कर दिया। अतः लास्ट में हम कह सकते हैं कि बांग्ला की विचारधारा का जो प्रभाव पड़ना था वो स्वाभाविक ही था कि बंगाल के लोग जो है वो कितने ज्यादा है, और उसको पूरे देश में बंगाल से जो है किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और अन्य जो नीचे भी दक्षिण क्षेत्र थे और बाद में पूरा का पूरा उत्तर एरिया जो था हमारा या उत्तर पूर्वी एरिया था उसको पूरी तरीके से इन्होंने हिंदी नवजागरण जो है यहाँ पर पैदा कर दिया और इस तरीके से क्रांति आई और हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ गए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ और किस तरीके से हम लोग एक एक पड़ाव करते करते किस तरीके से हम लोग पहुंचे, ठीक है। तो अगर अब किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, तो मैं उन्हें समझा दूंगी, ठीक है। और आई होप, मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया, क्योंकि ये तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसे आप थ्योरेटिकल समझ लेंगे, समझने वाली चीज़ है, समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक रीडिंग ही चाहिए होती है इसके लिए, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी हमारा ये खत्म हो जाएगा और फिर हम अपनी नई नेक्स्ट इकाई में चलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, जैसे कि आपको पता चल गया है कि हम लोग जो है भारतेंदु और हिंदी जो है नवजागरण के टॉपिक पर है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पर विश्राम तो इस पर हुआ है, लेकिन हमारा अगला टॉपिक है खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज, ये वाला टॉपिक है। तो हम पहले ये वाला टॉपिक कवर अप करेंगे, इसमें भी हम भारतेंदु जो है उनके बारे में बातचीत है, उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम भारतेंदु को पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल सीरीज वाइज करवा रही हूँ, तो सीरीज वाइज ही आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि पहले आपको खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पता हो जाना चाहिए, उसके बाद हम भारतेंदु और हिंदी नवजागरण उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग द्विवेदी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के ऊपर बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अलग अलग दर्शन, ठीक है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है वैचारिक पृष्ठभूमि। तो चलिए अब बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप सभी के सभी मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक में आईडी है राधे ज्योति, RADHEY, राधे JYOTI ज्योति, और फोटो लगी है फिलर फॉर्म की, तो आपको इजीली मैं फाइंड आउट हो जाऊंगी और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं और जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा, और गॉड ब्लेस यू एंड वी वांट JRF।